हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबी उम्र कहाँ के लोगों की होती है? नहीं पता? मैं बताता हूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबी उम्र पाने वाले लोग जापान में रहते हैं। जापान के लोग बहुत ज़्यादा उम्र पाते हैं। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? आखिर क्या है जापान के लोगों के इतनी लंबी आयु पाने का कारण? तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी किताब लेकर के आया हूँ जिसमें जापानी लोगों के लंबी उम्र पाने के और उनकी लाइफ स्टाइल हमेशा एक्टिव रहने के बारे में कि वो आखिर ऐसा किस तरह से कर सकते हैं। तो एक किताब जिसका हम आज रिव्यू करेंगे वो किताब आपके सामने, और इस किताब का नाम है इकिगाई। आपने इस किताब के बारे में सुना तो होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि इतनी व्यस्त भरी जिंदगी आजकल के इंसानों की हो गई है, तो उसमें लोगों को कहाँ ऐसी किताबें पढ़ने का टाइम मिलता है। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, मैं हूं ना आपके लिए इस किताब का सारांश लेकर के आया हूँ। किताब जो है वो 200 पन्नों से ज़्यादा पन्नों की किताब है। लेकिन मैंने इसको पढ़ के बहुत ही बारीकी से, इसके बहुत ही शॉर्ट तरीके से इसके नोट्स तैयार किए हैं, ताकि मैं इस किताब का पूरा सारांश जो है वो आपके सामने रख सकूँ। तो देखिए, ये जो किताब है ये हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरेलस नाम के दो जापानी लेखकों ने मिलकर के लिखी है। किताब का नाम है इकिगाई और इसका हिंदी अनुवाद किया है प्रसाद ढापरे साहब ने। तो इस किताब के बारे में बिना टाइम वेस्ट किए हम इस किताब के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले समझते हैं इकिगाई। इकिगाई का मतलब होता है एक अर्थपूर्ण जीवन, यानी कि इकिगाई एक ऐसी जापानी संकल्पना है, एक ऐसा जादुई शब्द है जिसका मतलब होता है हमेशा व्यस्त रहने से मिलने वाला आनंद, यानी कि हमेशा अपने आप को बिजी रखना और उस बिजी रहने में जो खुशी मिलती है उसको कहा गया है यहाँ पर इकिगाई। इस किताब में कुछ शहरों के नाम और कुछ जो जापानी जो कहावतें हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, उनके बारे में मैं आपको डिटेल से एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले जानते हैं जापान का एक ऐसा शहर जिसका नाम है ओकिनावा। ओकिनावा शहर क्या है? ओकिनावा जापान का एक ऐसा शहर है जहां पर 24.55% से ज्यादा 100 साल से अधिक उम्र के लोग रहते हैं। ओकिनावा शहर की बात करें तो ये एक ऐसा प्राकृतिक शहर है, यानी कि एक ऐसी नेचुरल सिटी है जहां पर कोई ट्रेन भी नहीं जाती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस शहर को पूरी दुनिया जानती है वहां पर ट्रेन भी नहीं जाती है। कितना ऑर्गेनिक देश होगा ये। यहाँ के लोग ज्यादातर पैदल चलते हैं या फिर साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यहाँ के जो इंसान है ना, वो दिन में 10 ग्राम नमक खाने के सरकारी नियम का पालन भी कंटिन्यू करते हैं। यानी कि जापान में नियम है कि एक इंसान को डेली 10 ग्राम नमक से ज्यादा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो वो लोग इस रूल को अच्छे से फॉलो करते हैं। यहाँ के लोगों की लंबी उम्र का एक राज ये भी है कि ये लोग जो है वो डिफरेंट टाइप का भोजन करते हैं, यानी कि विविधतापूर्ण खाना खाते हैं जिसमें सब्जियों की मात्रा ज्यादा होती है, यानी कि कच्ची सब्जियों का ये लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये लोग 206 प्रकार के पदार्थ खाते हैं और एक दिन में कम से कम 18 प्रकार के पदार्थों का सेवन करते हैं। एक दिन में 5 बार फल और सब्जियां खाते हैं। साथ ही रोजाना चावल और नूडल्स भी खाते हैं। शक्कर का सेवन बहुत कम करते हैं और जितनी शक्कर का यूज करते हैं वो सिर्फ गन्ने से बनी शक्कर का ये प्रयोग करते हैं। ओकिनावा शहर के लोग हफ्ते में 3 बार मछली का प्रयोग करते हैं। खाने में मीठा और चॉकलेट जो है ये बहुत ही कम खाते हैं। मीठा अमूमन लोगों की आदत होती है मीठा ज्यादा खाने की, लेकिन यहाँ के लोग जो है वो मीठा कम से कम खाते हैं। अब बात करें कि जापान के लोग कितनी कैलोरी लेते हैं, तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट है, एक जापान का और एक जापान के ओकिनावा शहर का। तो जापान का जो कॉन्सेप्ट है, जापान के लोग प्रतिदिन औसतन 2068 कैलोरी इस्तेमाल करते हैं, जबकि ओकिनावा के लोग मात्र 1785 कैलोरी प्रतिदिन लेते हैं। जापान के लोग लेते हैं 2068 और ओकिनावा के लोग लेते हैं सिर्फ 1785 कैलोरी प्रतिदिन। अब बात करते हैं ओकिनावा के पास एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है ओगिमी। ओगिमी जापान का एक छोटा सा गांव है जिसकी आबादी सिर्फ 3000 है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इस गांव में दुनिया के सबसे ज्यादा उम्र के लोग रहते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र के लोग अगर पाए जाते हैं तो जापान के इस ओगिमी नाम के इस छोटे से गांव में पाए जाते हैं। इस गांव के लोग कभी जिम जाकर के एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, बल्कि हमेशा कुछ ना कुछ हलचल करते रहते हैं, यानी कि अपने आप को एक्टिव रखने के लिए दिन भर कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। ये इनकी सेहत का एक बहुत बड़ा राज है जो इन दोनों लेखकों ने ढूंढ करके हमारे सामने रखा है इस किताब के माध्यम से।
एक फल है जिसका नाम है शिकुवासा, नींबू और संतरे जैसा फल है जिसका इस्तेमाल जापान के लोग ज्यादातर करते हैं। एक शब्द है इचारिबा चोड़े। क्या शब्द है? इचारिबा चोड़े। चाहे तो आप राइट डाउन कर सकते हैं, ये नोट्स लिख सकते हैं, या फिर इसके अलावा ये जो आर्टिकल मैं पूरा बता रहा हूँ ये आपको हमारी वेबसाइट sufikiqalam.com पर भी मिल जाएगा। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको, और आप जाकर के बाद में भी इस वीडियो के बाद भी इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं। सारी चीजें डिटेल में इसमें मेंशन की गई है। इचारिबा चोड़े, इसका मतलब होता है कि सबके साथ भाई जैसा बर्ताव करना, यानी कि जापान के लोग जो है वो हर इंसान के साथ अपने सगे भाई जैसा बर्ताव करते हैं, यानी कि सहयोग की भावना रखते हैं। इससे क्या होता है कि वो स्ट्रेस फ्री रहते हैं, जबकि अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो और जगह पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अगला शब्द है हारा हाचीबू। सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा, हारा हाचीबू। इसका मतलब होता है कि उतना ही खाइए जितने में आपका 80% पेट भरे। हारा हाचीबू इसका मतलब होता है कि उतना ही खाइए जिससे आपका पेट केवल 80% तक भरे, 100% नहीं, 80% तक भरे। यह भी लंबी आयु का एक रहस्य है। जब आपको लगे कि आपका पेट भरने को आया है और थोड़ा और खा सकते हैं, तो उस वक्त आपको जो है वो खाना बंद कर देना चाहिए। इस काम को अमल में लाने का एक आसान तरीका भी लेखकों ने बताया है कि अगर खाने के बाद आप लोगों को मीठा खाने की आदत हो तो उसे बंद कर दीजिए, जिसमें भी आपका 80% खाने वाला काम हो जाएगा। क्योंकि हम खाना खाने के बाद भी जो पेट में जो जगह होती है ना कोने कोने में, तो उसमें कुछ ना कुछ सेट करने की कोशिश करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। 80% खाना हो गया तो उसके बाद आपको मीठा वगैरह नहीं लेना है। हफ्ते में 1 या 2 दिन का उपवास भी किया जा सकता है। उपवास के कई सारे फायदे होते हैं। उपवास यानी फास्ट, रोजा, जो भी आप नाम देना चाहें, उनसे भी आपके कई सारे फायदे होते हैं। अब लेखकों ने जो जापानी लोगों पे जो रिसर्च किया उसमें उन्होंने कुछ ऐसी चीजें ढूंढ करके निकाली है कि ऐसा ये क्या खाते हैं जिससे इनकी उम्र इतनी लंबे दिनों तक ये जिंदा रहते हैं। तो इन्होंने 15 चीजों का जिक्र यहाँ पर किया है, जिसमें से पहली चीज है टोफू। टोफू यानी कि एक सोया दही होता है। मिसो नाम का सूप, टूना मछली, गाजर, गोया जिसे जापान में करेला कहते हैं, कोम्बू समुद्री एक वनस्पति होती है जिसको शेवाल टाइप का भी कुछ होता है, जिसको वो सलाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, गोभी है, नोरू का सूप है, प्याज है, सोया है, हेचिमा यानी कि ककड़ी जैसा एक पदार्थ आता है, इसके अलावा सोयाबीन है, मीठे आलू जिन्हें हम शकरकंद कहते हैं, मीरपुड़ है, सनपिंछा। सनपिंछा जो है वो जैस्मिन और ग्रीन टी का एक मिश्रण होता है। अब बात करते हैं अगले शब्द की, जो है हमारे सामने मोआई। मोआई क्या होता है कि मोआई एक ही उद्देश्य से इकट्ठे हुए लोगों का एक गुट होता है, यानी कि एक ग्रुप होता है कुछ लोगों का, एक ही उद्देश्य से, यानी कि इनका एक ही टास्क होता है। ये सब क्या करते हैं मिलकर के कि एक ग्रुप बना करके एक खेल खेलते हैं। सबसे पहले ग्रुप के सारे मेंबर मिलकर के चंदा करते हैं और उस चंदे का जो पैसा इकट्ठा होता है उसको उस खेल में लगाते हैं। जब उस खेल से वो फ्री हो जाते हैं उसके बाद उस खेल में से जो पैसा बचता है उसको अपने ही ग्रुप के किसी एक मेंबर को दे देते हैं। यानी कि रोज खेल खेलते हैं, रोजाना पैसा बचता है, तो रोटेशन के हिसाब से अलग अलग मेंबर को वो पैसा डिवाइड कर दिया जाता है। अगला कॉन्सेप्ट है लोगोथेरेपी। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल का दिया हुआ एक कॉन्सेप्ट जिसको लोगोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। यह फॉर्मूला लोगोथेरेपी आपको जीवन जीने के लिए एक अच्छा सा मकसद ढूंढने में मदद करता है। यानी कि डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ने रिसर्च किया है और ये कोशिश की है कि जीवन जीने के लिए क्या मकसद है। कई लोगों को अभी तक नहीं पता कि हमारे जीवन का मकसद क्या है, तो डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ने उस पर रिसर्च करके ये चीज ढूंढने में मदद की है कि लोगों का जीने का वास्तविक मकसद क्या होता है। उसके अलावा एक शब्द आया इसमें, संडे न्यूरोसिस। इस चीज को हम सब जानते तो है लेकिन समझते नहीं है। यानी कि किसी छुट्टी के दिन ज्यादातर लोगों के पास कोई मकसद नहीं होता, इसे संडे न्यूरोसिस के नाम से जाना जाता है। यानी कि हम सुबह उठ तो जाते हैं छुट्टी के दिन, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि आज की छुट्टी हमें कैसे एंजॉय करनी है। हम आधे दिन तो केवल सोने नहाने खाने में ही पूरा आधा दिन तो गुजार देते हैं। तो इस चीज को संडे न्यूरोसिस के नाम से बताया गया है। अगला कॉन्सेप्ट है मोरिता थेरेपी। मोरिता थेरेपी में क्या होता है कि भावनाओं को जानकर उनको स्वीकार करने की सलाह दी जाती है। एक शब्द आया बहुत अच्छा, फ्लो। फ्लो क्या होता है? फ्लो यानी बहना। जब हम सबसे पसंदीदा काम करते हैं तो हम अपने इंद्रियों और समय बीतने का कोई अनुभव नहीं होता है। हमें यह सोचना चाहिए कि ऐसा कौन सा काम है जिसे करते वक्त हम सबसे ज्यादा आनंदित होते हैं और सारा समय भूलकर हम उसमें खो जाते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढना ही आपका इकिगाई है और इसी को फ्लो कहते हैं। अगर हम हमेशा फ्लो में रहना है तो कोई ना कोई अर्थपूर्ण चुनौती हमारे सामने
होना जरूरी है। यानी कि फ्लो आप समझ गए होंगे, व्यस्त रहना फ्लो नहीं है। एक बार फिर क्लियर कर दूं कि हमेशा किसी न किसी काम में बिजी होना फ्लो नहीं है, बल्कि फ्लो वो है जिसमें आप बिजी भी रहें लेकिन आपका टारगेट आपके ड्रीम्स की ओर आप बढ़ रहे हो, यानी कि उसमें आपको मजा आ रहा हो और आप आपके टारगेट की तरफ बढ़ रहे हो, उस चीज को कहते हैं फ्लो। अगला कॉन्सेप्ट लेखकों ने दिया है मल्टीटास्किंग, यानी कि एक ही समय में एक से ज्यादा काम करना। मल्टीटास्किंग के बारे में लेखकों ने राय रखी है कि लोगों को गलतफहमी है कि एक साथ एक से ज्यादा काम करने से समय बचता है, जबकि यह साबित हो चुका है कि इसके उल्टे परिणाम होते हैं। आज की पीढ़ी मल्टीटास्किंग के कामों से ग्रसित है। एक सर्वे के अनुसार एक साथ एक से ज्यादा काम करने की वजह से कार्य क्षमता 60% तक और IQ लेवल 10 पॉइंट कम हो जाता है। हम सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग यानी कि एक ही समय में एक से ज्यादा काम करते हैं तो इससे हमारा समय बचता है और हमारे काम हो जाते हैं, जबकि लेखकों ने इसको गलत माना है कि ऐसा नहीं है। अगर आप कर रहे हैं तो आपके काम न ढंग से होंगे, उसके अलावा जो आपकी मेमोरी है उस पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा 2 शब्द और है, वाबी साबी और इचिगो इची। अपूर्णता में सुंदरता खोजना ही असली कला है, यानी कि जो चीज अधूरी हो उसमें अपनी मेहनत से उस अधूरे काम को पूरा करना और उस चीज में खुशी ढूंढना, ये होता है वाबी साबी। और इचिगो इची होता है वर्तमान में खुशी के पल ढूंढना, यानी कि प्रेजेंट टाइम में खुश रहना सीखना होता है इचिगो इची। इसके अलावा कुछ टिप्स बताए यहाँ पर लेखकों ने। यदि हम मानसिक व्यायाम नहीं करें तो न्यूरोलॉजिकल यंत्रणा कमजोर होने लगती है, इसलिए दिमाग को हमेशा उत्तेजित और एक्टिव रखने के लिए व्यायाम मिलना ही चाहिए। यानी कि हमारा जो दिमाग होता है ना, इसका हम इस्तेमाल तो रोज करते हैं लेकिन इसका भी व्यायाम होना चाहिए। हम जो एक्सरसाइज करते हैं वो हमारे फिजिकली होती है, लेकिन दिमाग की एक्सरसाइज करने के लिए भी जैसे सुडोकू, वर्ग पहेली, मेंटल एबिलिटी, कई सारी चीजें हैं जो हमारे दिमाग की एक्सरसाइज करवाती है, वो भी हमें करते रहना चाहिए। भले ही हमें कठिन लगे, तनाव महसूस हो, लेकिन तब भी हमें आराम के दायरे से बाहर आना बेहद जरूरी होता है। यानी कि किसी भी तरह की परेशानी हो, हमें अपना जो कंफर्ट जोन जो होता है उस जोन से बाहर आकर के काम करना चाहिए। तनाव से शरीर का जितना नुकसान होता है बाकी किसी और वजह से नहीं होता। स्ट्रेस बहुत हार्मफुल है। बुढ़ापा टालना है तो तनाव मुक्त रहने की कला सीखनी होगी। हालांकि कम मात्रा का तनाव हमारे लिए फायदेमंद होता है। लेखकों ने इस चीज को तो एक्सेप्ट किया है कि पूरी तरह से तनाव में रहना ये बिल्कुल हार्मफुल है। ये हमारी उम्र भी घटाता है और हमारे प्रेजेंट टाइम को भी खराब करता है। जबकि थोड़ा सा स्ट्रेस यानी कि अपने टारगेट को, अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़ने को जो थोड़ा सा स्ट्रेस हमें लेना चाहिए जिससे कि हम अनुशासित रह सके, वो वाला तनाव हमारे लिए लाभदायक है। जापान के लोग कभी रिटायर नहीं होते, हमेशा एक्टिव होते हैं। कुछ लोगों के लिए तो दूसरों की मदद करना ही उनका इकिगाई होता है और वही उनके लंबी उम्र का कारण होता है। ज्यादा से ज्यादा पैदल चलने की सलाह दी गई है। लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। सामाजिक कामों में शामिल हों। फल और सब्जियां खाएं। 7 से 9 घंटे की नींद लें, क्योंकि नींद को भी युवा रहने का सबसे प्रभावी माध्यम माना गया है। अगर आप सोना पसंद करते हैं तो इनके रिसर्च से ये बात साबित है कि 7 से 9 घंटे की नींद लेना भी युवा रहने का एक प्रभावी माध्यम है। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए छोटे बच्चों या जानवरों के साथ खेलें। बिना परिणामों पर लक्ष्य केंद्रित किए आप जो कर रहे हैं वो करते रहें, यानी कि रिजल्ट्स के बारे में आप ना सोचें और सिर्फ जो आपका काम है उस पर आप कंसंट्रेशन के साथ काम करते रहें। यहाँ पर लेखक ने अल्बर्ट आइंस्टीन का एक सापेक्षता का नियम बताया है, जिससे हो सकता है आपको थोड़ी बहुत हंसी भी आए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि अगर हम किसी गैस के बर्नर के ऊपर हाथ रखें ना, तो उस हाथ को रखने के बाद हमें 1 मिनट भी अगर हम उस आग के ऊपर हाथ रखते हैं तो वो हमें 1 घंटे जैसा फील कराता है। जबकि अगर किसी सुंदर लड़की के हाथ में अगर हाथ रख करके हम बैठे तो 1 घंटा भी एक पल जैसा लगता है। यह अल्बर्ट आइंस्टीन का सापेक्षता का नियम है। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में दूसरा उदाहरण देते हुए लेखकों ने लिखा है कि आइंस्टीन ने जब आखिरी सांस ली तो उससे कुछ पहले एक सूत्र लिखा था, सूत्रों की खोज करना और संगीत का आनंद लेना ही बस यही 2 आइंस्टीन के इकिगाई थे। यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन मरने से पहले तक काम करते रहे हैं और मरने से पहले भी उन्होंने दुनिया को एक इम्पोर्टेंट सूत्र दिया है। इसके अलावा बिल गेट्स का उदाहरण दिया है। आपको ताज्जुब होगा, बिल गेट्स रोजाना शाम को बर्तन मांजते थे और हर दिन कल की तुलना में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते थे। यही नहीं, इसके अलावा घरों की, ऑफिस की जो रंग रोगन का काम होता है वो भी कभी कभार बिल गेट्स किया करते थे। जब हम फ्लो में नहीं होते हैं तो एक काम करते वक्त हमारा मन दूसरे विचारों में खोया रहता है। अपनी क्षमता से थोड़ा बाहर का लक्ष्य तय करें, जिससे हमें प्रेरणा भी मिलेगी और चुनौतियों का एहसास भी होगा।
एकाग्रता से काम करना है तो अपना काम क्षमता से थोड़ा कठिन होना चाहिए, यानी कि अगर किसी काम में हमारा मन नहीं लग रहा है, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो हमें थोड़ा बहुत उसको चुनौतीपूर्ण बनाना चाहिए, जिससे उस काम में हमारा मन भी लगे और हम नई क्रिएटिविटी भी सीख सके। हर बार काम करते वक्त तो उसमें कुछ ऐसा जोड़े जिससे आपके आराम सीमा टूटे, यानी कि एक बार फिर वही बताया गया, आप कंफर्ट जोन से बाहर आइए। डेली जो काम करते हैं उसमें भी कुछ ऐसी नई क्रिएटिविटी कीजिए जिससे आप कंफर्ट जोन से बाहर आकर के उस काम में फ्लो में आ सके। जापान के लोग कुदरत और टेक्नोलॉजी को मिलाने में माहिर हैं। वो कभी भी कुदरत और टेक्नोलॉजी का युद्ध नहीं होने देते हैं, बल्कि दोनों को एक साथ फायदा लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लेखक ने मेडिटेशन के बारे में भी कहा है कि ध्यान करते वक्त हमारे मस्तिष्क में अल्फा और थीटा तरंगे उठती है। नींद में जाने से पहले और गर्म पानी से नहाने के बाद कुछ समय तक हम इन तरंगों का आनंद ले सकते हैं, यानी कि मेडिटेशन का एक तरीका है। मेडिटेशन बिल्कुल फायदेमंद है सबके लिए, तो आप सब जानते हैं, लेकिन उसको कैसे करें ये एक शोध का विषय है। तो यहाँ पर लेखक ने सजेस्ट किया है कि नींद में जाने से पहले और गर्म पानी में नहाने के बाद कुछ देर का मेडिटेशन किया जा सकता है। इसके अलावा लेखकों ने धर्म का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है। धर्म का पालन करना इंसान का मूल स्वभाव है। जापान में विशेष रूप से कन्फ्यूशियस, बुद्धिज्म, शिंतोइज्म, 3 तरह के धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। धार्मिक रीति रिवाजों के आधार पर फ्लो को ढूंढना और उसमें काम करना आसान है, क्योंकि धर्म सब नियमों से बड़ा होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि धर्म जो है वो हमें पूरी तरह से अनुशासित करता है। यहाँ पर लेखकों ने अपने रिसर्च के बाद कुछ लोगों के जो ज़्यादा उम्र पाए हैं, 100 साल से कहीं ज़्यादा उम्र जिए हैं, उनके कुछ कोट्स इन्होंने दिए हैं। तो एक है मिसाओ ओकावा, जो 117 साल जिए हैं। उनका कहना है कि खाना खाइए, नींद लीजिए और आराम करने की कला आप लोगों को आनी चाहिए। उसके अलावा मारिया कपोविला है, जो 116 वर्ष उम्र पाई है इन्होंने कहा है कि मैंने कभी भी मांसाहार नहीं किया, ये मेरी लंबी आयु का एक राज है। जीन कोलमेंट, जो 112 साल जिए, ये 100 साल की उम्र तक साइकिल चलाते रहे हैं। इसके अलावा वाल्टर ब्रेवनिंग है, जो 115 साल तक जिए हैं। इन्होंने कहा है कि अगर आपने अपने मन और शरीर को एक्टिव रखा तो आप यकीनन लंबी उम्र पाएंगे, और उन्होंने जिंदगी के आखिरी दिनों तक व्यायाम नहीं छोड़ा। इसके अलावा अलेक्जेंडर इमिच है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नशा नहीं किया और इसी को अपनी लंबी उम्र का राज बताया। मशहूर लेखक टी.एच. वाइट, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है। क्या है इनका कोर्स? 2 लाइन का है, सुनिए आप। भले ही आप बुजुर्ग हो जाए, आपका शरीर थक जाए, शरीर में ज्यादा तकलीफ हो, दर्द रात दिन आपको जगाता रहे, आपकी प्यारी पत्नी आपको छोड़ करके चली गई हो, आपके सारे सपने नष्ट हो गए हो, फिर भी हमेशा सीखते रहें, यानी कि लर्न करते रहें, क्योंकि यही एक चीज है जो परिस्थितियों को बदल सकती है। इसके अलावा लेखक एल्सवर्थ केली ने कहा है कि यह बहुत बड़ा भ्रम है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी सेंसेस यानी कि इंद्रियां कमजोर हो जाती है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हम ज्यादा एक्टिव होते जाते हैं। इसके अलावा जो लेखक है इस किताब के, उन्होंने इस किताब का जो आखिरी कंक्लूजन निकाला है वो 10 नियमों से निकाला है। 10 नियम इन्होंने बताए हैं, जिसमें आपको पूरी किताब का सारांश एक बार फिर से मतलब पूरी किताब की समरी आपके सामने आ जाएगी। देखिए वो 10 नियम क्या है। पहला नियम है, हमेशा काम करते रहें, कभी रिटायर ना हो। शुरू में भी बताया गया है, यानी कि ये कंक्लूजन है। हमेशा काम करते रहें, कभी रिटायर ना हो, यानी कि 60 साल के बाद भी आप काम करते रहें। हमारे यहाँ देश में रिवाज है कि 60 साल के बाद हम आराम करने लगते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप जब तक जीते हैं, जब तक सांस है, जब तक आप काम करते रहें। दूसरा नियम है कि किसी भी काम में कोई जल्दबाजी नहीं करे, आराम और सबसे बड़ी चीज है उत्साह के साथ हर काम को अपना 100% दें। तीसरा है, पेट भर कर खाना न खाएं, 80% ही खाएं। नियम पढ़ा था हमने, हारा हाची बू, ये वही नियम है। चौथा है, अच्छे मित्रों की संगत रखें, मित्रों और परिवार के साथ समय बिताएं। अपने अगले दिन जन्मदिन पर ज्यादा तंदुरुस्त रहने का टास्क सेट करें, यानी कि इस जन्मदिन पर आप क्या है उससे अगले 1 साल के लिए एक प्लान डिसाइड करें जिसमें अपनी फिटनेस पर ध्यान दें। छठा नियम बताया, हमेशा खुश रहें। 7वां है, कुदरत के साथ रहकर अपनी बैटरी चार्ज करते रहें, यानी कि प्रकृति से जुड़े रहें, नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से लाइफ स्टाइल अपनी रखें। 8वां नियम बताया, आपके जिन बुजुर्गों ने आपको शुद्ध हवा, शुद्ध खाना और जो कुछ भी दिया है बुजुर्गों ने, उनको डेली किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको धन्यवाद दें, यानी कि उनको थैंक्स कहें। 9वां नियम यहाँ पर लेखकों ने बताया कि वर्तमान में जिए, भूतकाल और भविष्य की कोई चिंता नहीं करें। 10वां और आखिरी नियम बताया है कि अपने इकिगाई को सेट करके उसके हिसाब से जीवन जिए। यह था हमारे इकिगाई का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
अगर आपको समझ में आया हो और ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। थैंक यू।